नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव किसान, आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। गांव किसान आपका अपना कार्यक्रम जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित तमाम नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम पशुपालन की भी बात करते हैं और अंत में दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तां। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। सबसे पहले बात खेती किसानी की। किसानों की बेहतरी के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं और कोई भी योजना तब तक कामयाब नहीं होती है जब तक वो अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे, यानी हमारे किसानों का उससे भला ना हो। किसान किस तरीके से सरकार की इन योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, कैसे उनके जीवन में बेहतरी हो रही है, इसके बारे में जानने की कोशिश की खुद किसानों से हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने। नमस्कार, डीडी किसान की टीम आज हिसारगट्टा के बेंगलुरु के हिसारगट्टा स्थित IIHR के जो मेला लगाया गया, जिसमें 4 दिवसीय मेला है, वहाँ आए हुए प्रतिभागियों की जानकारी लेते हुए हमने पाया कि यहाँ भारत सरकार की जो सोच है, किसानों की परेशानी किसानों के द्वारा ही हल। जो किसान खेत में खेती करते हुए या अपने उपज को बढ़ाने के लिए जो परेशानियाँ देखते हैं, उन्हें किस तरह की तकनीकी सहायता या किस तरह की औजारों की ज़रूरत है, वो जानते हैं। क्योंकि भारत भिन्नता में वो है, तरह तरह की ज़मीनें यहाँ हैं, तरह तरह की मुश्किलें यहाँ हैं। उनसे निजात पाने के लिए भारतीय कृषि के किसान खुद इसमें जुटे हुए हैं कि उसकी परेशानियों का हल वो किस तरह से निकालें। उन्हीं में से आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नागराजन साहब। वो पिछले 30 सालों से माने किसानी का काम कर रहे हैं और उनकी ज़मीन में उन्हें जो परेशानी आई, कम ज़मीन होने के कारण उनको जो परेशानी आनी थी खरपतवार निकालने के लिए, इसी सिलसिले में उन्होंने एक औजार का निर्माण किया है। और वो धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को कि ये भारत सरकार की जो नई गवर्नमेंट आई है, मोदी सरकार की जो नीति है, उसमें मेक इन इंडिया के तहत इनको वो औजार लोगों तक पहुंचाने का वो मिला और वो औजार को बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आइए इसी सिलसिले में डॉक्टर अरुण जी से मैं बात करता हूं। जो आपने ये देख रहे हैं, ये मशीन होता है खरपतवार निकालने के लिए, और पूरा जो रैतों के पूरा काम प्लोइंग के डिवीडिंग, और उसके साथ ये मल्टीपर्पज़ है। इसे वाटर पंपिंग, स्प्रेइंग और ट्रॉली, ये सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। इस बनाने के लिए हमको 30 साल लगे। पूरा चीज़ है हम खुद ही बनाते हैं, संपूर्ण स्वदेशी है, स्वदेशी से बना चुका है। और ये मेक इन इंडिया की जो ये प्रधानमंत्री के कौन सा आइडिया है, कंसेप्ट है, उसमें फार्मर का ये जो इनकम है वो डबल करने के लिए ये पूरा आसान से बन चुका है। और ये मशीन है, ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स वो भी कर सकते हैं। और ये पूरा ये मेला में पूरा रैतों ने इसको बहुत तारीफ़ करते हैं। और इसमें जो काम कर सकते हैं सभी फिजिकली चैलेंज पर्सन भी कर सकते हैं और महिला भी कर सकते हैं। और इसका कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी किसानों में कर सकते हैं। और ये हमारे कर्नाटक सरकार से सब्सिडी भी है इसको, इस चीज़ के लिए। मैं डॉक्टर नागराजन साहब से मैं तो पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप खुद इतने दिन परेशान रहे अपनी खेती किसानी में, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपनी परेशानियों को दूसरे किसानों के साथ जोड़ा, उनकी परेशानियों को समझा और इसके लिए आपने उनके हल के रूप में एक मशीन ईजाद किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये सोच कैसे आया कि मैं इसे एक मशीन का रूप दे करके लोगों की सहायता करूँ? पहले था मैं भी खेती वालों को खेती में काम करता हूँ। सो उधर बहुत परेशान होगा, लेबर मिलने का और ट्रैक्टर मिलने का, वो खेती में बुल्स वो निकलने को बहुत मुश्किल होना। सो इसलिए मैं खुद हमें मशीन बनाने को सोचा। मैं सोचा इन्हें जीके के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैं खुद जाकर पहुँचा, या इसकी तरफ मशीन आई कर पहुँचा। उधर वो बोले नहीं, इसकी तरफ मशीन मैं कभी नहीं सोचा, वाई कांट यू मेक यूर सेल्फ, ऐसा उन्हें बोला। सो मैं खुद 35 years back I started doing this machine,
for getting free to the farmers and myself. So I took developed this mission. I taken a lot of struggle, but today I'm very happy to give this. So many thousands of farmers are getting more benefit on this mission, and we are very happy to say to farmers, and they are very happy. And moreover, it will work almost all problems there, minimize the problems. And this mission actually everybody want that natural farming. natural farming करने तो natural tilling वो चाहिए. So ये machine भी आता है natural tilling, that's organic tilling. So organic tilling means it's very beautiful to soil structure भी very fine होता है. So इसलिए soil अच्छा होता है ना, बारिश पानी भी nutrients भी लाग पड़ता है, इसलिए फसल भी ज़्यादा होता है. So फसल डबल करने के लिए ये मशीन बहुत यूज़ होता है. So इसलिए हमें वो सब्सिडी भी मिलेगा, वो स्टेट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में इसमें सब्सिडी मिलेगा, ये सर्टिफिकेट भी होगा. ये सभी अच्छा मशीन मेरा करिए. वो लॉट ऑफ पीपल्स देयर अप्राइज मी टू दिस मशीन, दोस हु आर परचेजिंग मशीन्स. आपने पिछले 30 साल से इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं. ये सरकार आने के बाद जो आप लोगों को सुविधाएं दी और महत्वाकांक्षाएं दी कि आप आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सो ये बहुत अच्छा टीम है. मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, मेक इन इंडिया, इनोवेशन इंडिया. This is my innovation India. I innovation this in India only. This is my own technology. This technology goes to all farmers, and we are very happy, and we are we can say very happy to say this one, appraise this thing. And moreover, see, make in India concept, innovation in India, make in India, innovation India is पूरा मेरा मिशन है. वो पूरा मिशन मेरा खुद में भी बनाया. वो लोकल मटेरियल और डिज़ाइन डेवलपमेंट खुद मेरा भी बनाया. सो इसलिए बहुत अच्छा मशीन है. 30 साल भी काम करता है विदाउट डिफेक्टिंग. सो डिफेक्ट फ्री मशीन आई डेवलप. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मशीन व्हाट आई से. एंड टेस्टिंग वो भी मिलेगा. वो सेंट्रल गवर्नमेंट में टेस्ट रिपोर्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया. अभी जो ये मशीन है तो ये स्वदेशी निर्मित का एक ही मशीन है पूरा इंडिया में, और इसका टेस्ट भी हुआ है, FMTT का टेस्टिंग भी हुआ है, और वो पूरा इंडिया में एक ही मशीन है. आप लोगों से ये पता चलता है कि भारत सरकार की जो योगदान है उससे आज किसान आपको अपने आप को किसान न समझ के वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं, और भारत सरकार में और भारत की जिससे उन्नति हो उस पर अपना योगदान दे रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नागराजन साहब. खेती किसानी के साथ ही अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की. कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान. जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल. जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर. साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ. खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर. किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब समय हो गया है हमारा पशुधन का. हमारा पशुधन में हर बार हम आप तक पशुपालन से संबंधित नई जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि हमारे पशुपालकों को फायदा हो सके. और आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे गौपालन के बारे में. तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट. आज हमारे देश में पशुधन का महत्व हर तरीके से बढ़ता जा रहा है.
पशुओं की जितनी अधिक उत्पादकता होती है, लाभ भी इसी के अनुसार मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पशुओं की उत्पादकता 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, गाय या भैंस की नस्ल का आनुवांशिक गुण। दूसरा, जिस क्षेत्र में पालन किया जाना है वहाँ का मौसम, पोषण और पशुओं के रोग। तीसरा, परिस्थितियों के अनुसार पशुओं के ढलने की क्षमता। देसी नस्ल की गाय दूध जरूर कम देती हैं, लेकिन इनमें रोगों और मौसम के बदलाव सहने की क्षमता संकर नस्ल की गाय की तुलना में अधिक होती है। छोटे किसानों के लिए उनके क्षेत्र के अनुसार अच्छा दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय अच्छी रहती है। पशुओं में इसी तरह की किस्म है साहिवाल। साहिवाल गाय हर साल 1400 से 2500 लीटर दूध देती है, जो दूसरी प्रजाति के गायों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साहिवाल गायों के संवर्धन के लिए देश का सबसे बड़ा माना जाने वाला चक गजरिया फार्म तकरीबन 350 गायों का रख रखाव कर रहा है। यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर आर.बी. राम के मुताबिक सरकारी मदद से इस फार्म का उद्देश्य है विलुप्त होती जा रही साहिवाल गायों की प्रजाति का रख रखाव कर इन्हें विकसित करना। आमतौर पर पशुओं में थनैला रोग का काफी प्रकोप होता है। ये रोग सही देखभाल के अभाव में होता है। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी से पशुओं को थनैला रोग से बचाया जा सकता है। थनैला रोग के कारण प्रभावित थन में खराब दूध आता है, जिसे बाकी दूध में मिलाने से सारा दूध खराब हो जाता है। इससे बचाव के लिए हमेशा दूध निकालने से पहले 1 मग पानी में पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा मिला लें और थनों को अच्छी तरह इस घोल से साफ कर लें। इसके बाद ही दूध निकालें। गाय का दूध रोजाना पूरी तरह निकालना चाहिए। ऐसा न होने पर संक्रमण हो सकता है। दूध निकालने के बाद थनों को डिटॉल के पानी से साफ कर लें। इससे थन में संक्रमण होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके अलावा समय पर पशुओं को टीके लगवाएं, जिससे खुरपका मुंहपका रोग और गलघोंटू जैसे रोगों की रोकथाम हो सके। पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले पिस्सुओं और अन्य परजीवियों की रोकथाम करें। साहिवाल नस्ल की गाय यूं तो पाकिस्तान में साहिवाल जिले से उत्पन्न मानी जाती है, लेकिन आज साहिवाल भारत में सबसे अच्छा डेयरी नस्लों में से एक पशु माना जाता है। इस किस्म की गाय का शरीर गहरा, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग के होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। इसका स्वभाव कुछ आलसी और उसकी त्वचा चिकनाई लिए होती है। ये गाय लाल और गहरे भूरे रंग की होती है। कभी-कभी इसके शरीर पर सफेद चमकदार धब्बे भी होते हैं। ढीली चमड़ी होने के कारण इसे लोग लोला भी कहते हैं। नर साहिवाल के पीठ पर बड़ा कुबड़ होता है। इसकी ऊंचाई 136 सेंटीमीटर और मादा की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नर गाय का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक होता है। अगर कोई व्यक्ति साहिवाल किस्म की नर गाय पालना चाहता है तो वो अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। इस समय सरकार डेयरी उद्योग और पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। अगर किसान भाई सरकार से आर्थिक मदद लेकर आज साहिवाल किस्म का पालन करें तो निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साहिवाल विदेशी गायों की तुलना में अच्छी होती है और इन पर खर्च भी काफी कम होता है। साहिवाल की खूबियों और उसके दूध की गुणवत्ता के चलते वैज्ञानिक इसे सबसे अच्छी देसी दुग्ध उत्पादक गाय मानते हैं। गर्मी सहने की अच्छी क्षमता और उच्च दुग्ध उत्पादन के कारण इन गायों को एशिया, अफ्रीका और कई कैरेबियाई देशों से भी निर्यात किया गया है। साहिवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। इस नस्ल की गायें अफगानिस्तान की गायों से मिलती जुलती हैं। ये नस्ल गिर नस्ल के सम्मिश्रण से बनी है। इस नस्ल की गाय मुख्यतः
अधिक दूध देने वाली होती है और अच्छी देखभाल करने पर ये कहीं भी रह सकती है। तो ये था हमारा आज का पशुधन। इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। जुलाई में ध्यान देने वाली बातें। जुलाई में अधिकांश हिस्सों में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है तथा कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होती है। ऐसे में गर्मी व नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाएं। कीचड़ और बाढ़ आदि का प्रभाव पशुओं पर न्यूनतम हो, ऐसे उपाय अभी से करें। वर्षा जनित रोगों से बचाव के उपाय नहीं भूलें। अतः परजीवी व कृमि नाशक घोल या दवा देने का समय भी यही है। अगर मुंह पका, खुर पका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया रोग आदि के टीके नहीं लगवाए हों तो कृपया अभी लगवा लें। विशेष रूप से वयस्क भेड़ और बकरियों को फड़किया रोग का टीका लगवाएं। पशु ब्याने के 2 घंटे के अंदर नवजात बछड़े व बछड़ियों को खीस यानी प्रथम स्तन्य अवश्य पिलाएं। ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के ब्याने के 7 से 8 दिन तक दुग्ध ज्वर होने की संभावना अधिक होती है। इस रोग से पशु को बचाने के लिए उसे गाभिन अवस्था में उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलनी चाहिए। गर्भ अवस्था के अंतिम माह में पशु चिकित्सक द्वारा लगाए जाने वाला विटामिन ई व सिलेनियम का टीका प्रसव उपरांत होने वाली कठिनाइयों जैसे कि जेर का ना गिरना इत्यादि में लाभदायक होता है। अतः पानी के साथ 5 से 10 ग्राम चूना मिलाकर या कैल्शियम फास्फोरस का घोल 70 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन भी दिया जा सकता है। सींचित हरे चारे के खेतों में पशुओं को नहीं जाने दे, क्योंकि लंबी गर्मी के बाद अचानक वर्षा से जो हरे चारे की बढ़वार होती है उसमें साइनाइड जहर पैदा होने से चारा जहरीला हो जाता है। ये ज्वार की फसल में विशेष तौर पर होता है। ऐसी फसल को समय पूर्व कच्ची अवस्था में ना काटे और ना ही पशुओं को खिलाएं। चारा घासों की रुपाई करें और बढ़ रही घास की कटाई 40 से 50 दिनों के अंतर पर करते रहें। संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, ज्वार, बाजरे की लोबिया व ग्वार के साथ मिलाकर बिजाई करें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद गांव किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब समय हो गया है कामयाब किसान की दास्तां का। कामयाब किसान की दास्तां में हमारी कोशिश होती है देश के कोने कोने से उन किसानों की कहानी आप तक पहुंचाएं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है, एक नई लकीर खींची है, अन्य किसानों के लिए उदाहरण बने हैं। ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से असंभव को संभव कर दिखाया। तो आइए दिखाते हैं कामयाब किसान की दास्तां। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बीटेक डिप्लोमा। मैंने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जाने से बढ़िया अपना खुद का बिजनेस प्रेफर किया। मैंने इसीलिए डक फार्मिंग का अपना बिजनेस किया है। मैं फार्मिंग लाइन से बिलोंग करता हूँ। फार्मर, मेरे फादर भी फार्मर हैं
करीबन मेरे को 4 से 5 साल हो गए हैं इसको करते करते। 1500 डक्स है मेरे पास जो मैं अपने एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। उन्हें मेरे को एग प्रोडक्शन दे रही हैं और मैं उनको मार्केट में सेल करके अपना जो रेगुलर इनकम है वो पा रहा हूँ। मेरे पास 2 ब्रीड्स हैं, मलाड और इंडियन रनर। पहचान मलाड ब्रीड जो है उसकी जो नेक है, मेल नेक है, उसकी ग्रीनिश कलर की होती है और जो फीमेल है उनके पैर ऑरेंज कलर के होते हैं। जो अपने इंडियन रनर हैं वो वाइटिश कलर में होती हैं, वाइटिश ब्राउन कलर की, और उनके पैर काले होते हैं। इसकी देख रेख सर मेरे पास 5 बंदे हैं जो मेरे पास काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास काम करते हैं, वो फार्म की पूरे की ध्यान रखते हैं। पर मैं रेगुलर ही अपने फार्म पे डे में पूरा दिन में 5 से 6 घंटे में अपने फार्म को देता हूँ। ठीक है, नाइट टाइम में ये फार्म के अंदर रहती हैं, वो इनका ध्यान रखते हैं। खाने पीने में सर इनको बैलेंस डाइट देनी पड़ती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट इनकी मेंटेन की हुई है हमने, जो अपनी डेली वेज के हिसाब से। इनको एक डक के करीब 130 से 140 ग्राम हम फीड प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा फीड का कॉस्ट करीबन आ जाता है 20 रुपये क्विंटल के हिसाब से। वो एग लेइंग डक्स को हम इतना प्रोवाइड करते हैं। जो डक्स एग नहीं देती वो करीबन 50 से 60 ग्राम कंज्यूम करती हैं बस। खाने में इनमें किनकी होती है, सोयाबीन होता है, एम्बियम होता है, ओयस्टर सेलिग्रेट होता है और पत्थर होता है, जो एग के लिए ज़रूरी है, हमारा एग प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो होता है सर। और उसमें मिनरल मिक्सचर हम यूज़ करते हैं, वो इनके प्रोटीन के लिए। विटामिन्स यूज़ करते हैं, जो इनके विटामिन हम प्रोवाइड नहीं कर पाते फीड से, वो हम विटामिन वैसे प्रोवाइड कर देते हैं इन्हें। नॉन लेइंग एग्स और लेइंग एग्स में कुछ खास फ़र्क तो नहीं होता, पर इसकी बॉडी वेट का, बॉडी स्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क है। इसकी बॉडी वेट कम से कम आपका जाएगा, जो लेइंग एग है उसका डक का बॉडी वेट जाएगा 1 kg से 1.5 kg तक का। और जो एग नहीं दे रही है हमें, एग प्रोड्यूस नहीं कर रही है हमें, जो हमारे बोलते हैं वाइट पैकिंग बोलते हैं, उसका वेट कम से कम 3 किलो तक चला जाता है, 3-3.5 kg तक। ये करीबन 5 से 6 साल तक का अंडा देंगे, पर आपका फीड बैलेंस डाइट दो आप। ये नहीं है कि आप फीड ना दो, अच्छा ना दो, और आप अंडा लेना चाहो तो वो नहीं हो सकता। इसका अंडा देने का मेनली समय होता है सर्दियों में। उसके बाद मई, जून, जुलाई, ये 3 मंथ ये अंडा नहीं देती। ये अपने फैदर्स हैं वो निकाल देती हैं, और मानसून सीज़न आता है जैसे फैदर निकाल देती है, न्यू प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं उस टाइम पे। समय करीबन मेनली डक के लिए हमें समय लग जाएगा 6 महीने। अगर एग लेइंग डक हमने प्रोड्यूस करनी है तो 6 महीने आराम से लगेंगे। और अगर हमें नॉर्मल अपने मीट पर्पज़ के लिए डक यूज़ करनी है तो 2 महीने में आपकी वाइट पैकिंग तैयार हो जाती है। वो करीबन आपका 7 kg फीड खाती है वाइट पैकिंग। जो हम दिल्ली के आसपास है तो हमारे लिए मलाड बेस्ट है, इंडियन रनर बेस्ट है, वाइट पैकिंग है जो हम सर्दियों के टाइम पालते हैं। सर्दियों में अभी यहाँ पे भी आपको वाइट पैकिंग मिलेगी, तो मेनली सर्दियों में पालते हैं वाइट पैकिंग। उसका टेम्परेचर करीब 35 डिग्री तक नॉर्मल है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके साथ आपको फ़िश फार्मिंग करें, फ़िश फार्मिंग इसमें बेस्ट है। आप फ़िश फार्मिंग करें, बतख के साथ फ़िश फार्मिंग करेंगे, उसमें आपके बहुत प्रॉफिटेबल काम है। जो इनका बीट होती है वो फ़िश के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारी फ़िश है वो गोल्डन है, रहू है, कतला है, ग्रासकार है, वो इसके बीट को अच्छी तरह खाती है। उसमें नेटिंग की हमें प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार नेटिंग करने के लिए 6-7 हज़ार रुपये लग जाते हैं हमारे। पर अगर हमारे पास डक हैं तो नेटिंग करने की हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये डक अपने आप नेटिंग कर देती हैं और उसमें इजीली सारा काम अपना हो जाता है। इसकी मार्केटिंग के लिए अभी हाल ही में तो हमारे पास यहीं पे अवेलेबल हो जाते हैं। अंडे के लिए यहीं पे लेने आते हैं, हमारे पास मार्केट जाना ही नहीं पड़ता, यहाँ पे हमारे सेल हो जाते हैं, इजीली सेल हो जाते हैं। वैसे मार्केट है इसकी दिल्ली गाज़ीपुर मंडी में, आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जितने एग सेल करने हैं आप वहाँ पे एग सेल करो, फ़िश सेल करो। गाज़ीपुर मंडी में आपकी फ़िश मार्केट है, वहाँ पे आप इजीली जितना माल हो 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, 40 क्विंटल फ़िश में आप सारा माल वहाँ पे सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अभी मैं ये सोच रहा हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर डक मार्केटिंग बहुत कम है, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि हम नेक्स्ट लेवल तक इसको लेके जाएँ। हमारे हरियाणा में ही हम एक मार्केट अवेलेबल कराएं, जिसको भी बाहर से, जैसे बाहर से अंडा लेके जाना है, वो एक इकट्ठा होके पैकेजिंग होके कि हम इजीली बाहर तक भेज पाएँ। उसमें हमारा क्या होगा, जो अंडे का सेल वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, अंडे का रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर हम अलग अलग फार्म पे कलेक्टिविटी ना करके हम एक जगह कलेक्टिविटी करें, सभी फार्मर एक जगह लेके आएँ उस चीज़ को और नेक्स्ट लेवल तक हम उसे पहुँचाएँ, वहाँ से बेच सेल करें, तो हमारा इजीली 50 पैसा 1 रुपी आराम से बढ़ जाएगा। तो मैं इसी पे नेक्स्ट मेरा प्रोसेस यही है कि मैं इसको आगे इसी तरह बढ़ाना चाह रहा हूँ।
अभी आपने देखी कामयाब किसान की दास्तां। आशा करते हैं कि आपने भी ज़रूर कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।